नमस्कार, कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथ ही डालेंगे नजर लोकतंत्र और संसद भवन परिसर से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर। तो शुरुआत करते हैं पार्लियामेंट दिस वीक की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय प्रदर्शनी 2023 का किया शुभारंभ। संबोधन में कहा, गुलामी के समय धरोहरें नष्ट होने से पूरी दुनिया का हुआ नुकसान। हर किसी को विरासतों पर गर्व होना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने 1984 बैच के आईएएस अधिकारियों द्वारा लिखी गई पुस्तक का किया विमोचन। संबोधन में कहा, सिविल सेवाएं हैं शासन का अधिकार। सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन में अधिकारियों की अहम भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के माध्यम से 71,000 युवाओं को दिए नियुक्ति पत्र। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, कर्मयोगी आरंभ के जरिए खुद को प्रशिक्षित कर सकेंगे चयनित युवा। संसद भवन परिसर में विधायी मसौदा तैयार करने संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। लोकसभा अध्यक्ष ने मसौदे को तैयार करते वक्त दक्षता और स्पष्टता का ध्यान रखने का दिया सुझाव। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान के नागौर में समाजसेवी नाथूराम मिर्धा की प्रतिमा का किया अनावरण। संबोधन में कहा, भारत के आर्थिक विकास में कृषि और किसानों का विशेष योगदान। ग्रामीण युवकों से नशाखोरी से दूर रहने को कहा। और अब खबरें विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद भवन परिसर में विधायी मसौदे तैयार करने को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्राइड की ओर से आयोजित किए गए कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग की जानकारी के अभाव में न केवल कानून कमजोर होता है बल्कि लोकतंत्र पर भी असर पड़ता है। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लोकतांत्रिक समाज में कानूनों का अत्यधिक महत्व है, इसीलिए मसौदा तैयार करने वालों से अपेक्षा की जाती है कि वो कानूनों का ड्राफ्ट करते समय सजग रहें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद भवन परिसर में विधायी प्रारूपण पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का आयोजन ICPS यानी संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान द्वारा लोकतंत्र के लिए संसदीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान प्राइड के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग हमारे लोकतंत्र का महत्वपूर्ण अंग है। इसके बारे में जानकारी का अभाव न केवल कानूनों बल्कि पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करता है। इसके साथ ही जुडिशरी के कामों को भी प्रभावित करता है। लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग ये हमारे लोकतंत्र का इतना महत्वपूर्ण अंग है कि इसके बारे में दुर्लक्ष्य न केवल कानूनों को निर्बल करता है, पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था को निर्बल करता है। यहाँ तक कि जुडिशरी के फंक्शन को भी इफेक्ट करता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए कि इसका लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग का स्किल हमेशा समय के अनुसार बदलता रहे, समय के अनुसार बढ़ता रहे और दक्षता और तजज्ञता इस स्किल के अंदर हमारे जो ड्राफ्ट्समैन हैं इनके अंदर डेवलप होती है। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लोकतांत्रिक समाज में कानून का बहुत महत्व होता है। उन्होंने कहा कि विधानों को स्पष्ट बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब व्याख्या की बात आती है तो इससे समय और संसाधनों की बचत होती है। जब कानून बनता है तो उसका ड्राफ्ट लाने का काम कार्यपालिका का होता है, उस विभाग का होता है, और उस विभाग के अंदर लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग करने वाले अनुभवी दक्ष लोग होंगे तो वो ठीक से अपने लेजिस्लेटिव ड्राफ्ट को लाएंगे। उसके बाद वो मंत्रिमंडल में जाता है और मंत्रिमंडल के बाद वो संसद के अंदर डिबेट और चर्चा होती है। इसलिए सबसे प्रारंभिक प्रक्रिया के अंदर उस विभाग के अंदर लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग करने वाले लोगों का अनुभव, ज्ञान
और स्पष्टता होगी, उतना ही बेहतर कानून बनेगा। और देश में कोई भी राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, कानून इसलिए बनाती है कि लोगों को संवैधानिक जिम्मेदारियां मिले, कानून का शासन हो। कानून में जहाँ अधिकार मिलता है वहाँ कानून के कारण लोगों को न्याय भी मिलता है और शासन प्रशासन में पारदर्शिता भी आती है। इसलिए लेजिस्लेटिव में कानून बनाना इतना ही आवश्यक, उससे भी एक बार रूल्स बनाने के समय भी जितनी कानून की स्पष्टता होगी उतनी रूल में स्पष्टता होगी। बता दें कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य संसद, राज्य विधानमंडलों, विभिन्न मंत्रालयों, वैधानिक निकायों और अन्य सरकारी विभागों के अधिकारियों को विधायी प्रारूपण के सिद्धांतों और प्रथाओं की जानकारी देना है। बढ़ते अगली खबर की ओर। संसद भवन के जीएमसी बालयोगी सभागार में उन्मुक्त विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित किया। नई तकनीकी अपनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को आईटी समाधानों का लाभ उठाते हुए बदलते समय के साथ तालमेल बिठाना होगा। साथ ही कुशल, समर्पित और प्रतिबद्ध कार्यबल बनने के लिए कार्य वातावरण के लिए नवीन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। उपराष्ट्रपति ने अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा कि वे अपने परिवारों का ध्यान रखें, अपने कौशल को उन्नत करें, नवीनतम तकनीकी के साथ तालमेल बिठाएं, राष्ट्र को सर्वप्रथम रखें ताकि संगठन को अपना सर्वश्रेष्ठ दे सके। साथ ही आश्वासन दिया कि कार्यालय उनके सरकारी और व्यक्तिगत मुद्दों का ध्यान रखेगा। संसद भवन के जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में राज्यसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए उन्मुक्त विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्मुक्त विचार संगोष्ठी को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारे पास जो मानव संसाधन है वो ईमानदार, सक्षम, समर्पित और प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि हमें समय के साथ बदलना होगा। जब तक हम समय के साथ नहीं बदलेंगे, हम पीछे रह जाएंगे। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, go to any part of the world, you will find there is no parallel to Indian genius. There is no parallel to Indian hard work and industry. 24 घंटे काम कर सकते हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को सुझाव दिया कि हमें समय के साथ तालमेल बिठाने के लिए उपलब्ध तकनीकी का पूरी तरह से उपयोग करने की जरूरत है। मैंने आकर कुछ चेंजेस किए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पहले जो लोग यहाँ थे उन्होंने कुछ नहीं किया। You can't have a better, enormously talented man than Venkaiah Naidu ji. He is a great thinker. Look at his speeches. पर यदि अगर पृष्ठभूमि में जाएंगे तो 90s में तो मोबाइल नहीं था। अब वेंकैया जी के टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आई थी, अब आ गई। ये नया बोतल से निकल गया है। तो ये जो चेंजेस कर रहे हैं, ये चेंजेस इसलिए नहीं है कि पहले कोई कर नहीं सका, अब मैं कर रहा हूँ। ये महारत नहीं है। ये चेंजेस आज ही हो सकते थे, पहले नहीं हो सकते थे। क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से, आवश्यकता की वजह से अपने नई बिल्डिंग में जा रहे हैं, तो पहले ड्रेस का कहाँ सोचते, अब सोच रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय रोजगार मेले को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नियुक्त कर्मियों को करीब 71,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार मेले रोजगार की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए युवाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान विनिर्माण के माध्यम से रोजगार सृजन पर आधारित है और पिछले 9 सालों में सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को प्राथमिकता दी है। साथ ही इसे पहले से ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब 71,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि 9 वर्षों के दौरान सरकार ने रोजगार के नए अवसरों का निर्माण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के करीब 9 करोड़ लोगों ने मुद्रा योजना की मदद से स्वरोजगार शुरू किया।
भारत के युवाओं के पास अलग अलग सेक्टर्स में काम करने के अवसर उपलब्ध हैं। इसकी वजह है कि स्किल डेवलपमेंट के लिए कौशल विकास केंद्र, IIT और IIM तैयार किए गए। बीते 9 वर्षों में नेचर ऑफ जॉब में भी बहुत तेजी से बदलाव आया है। बदलती हुई इन परिस्थितियों में युवाओं के लिए नए सेक्टर्स उभर कर आए हैं। केंद्र सरकार इन नए सेक्टर्स को भी निरंतर सपोर्ट कर रही है। इन 9 वर्षों में देश ने स्टार्टअप कल्चर की नई क्रांति देखी है। 2014 में देश में जहां कुछ 100 स्टार्टअप थे, वहीं इनकी संख्या आज 1 लाख स्टार्टअप तक पहुंच रही है। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि रोजगार मेला आगे रोजगार सृजन में एक उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा और युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर उपलब्ध करवाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में उपराष्ट्रपति निवास पर रिफ्लेक्शंस ऑन इंडियाज पब्लिक पॉलिसीज किताब का विमोचन किया। यह किताब 1984 बैच के 10 IAS अधिकारियों ने लिखी है। पुस्तक में अधिकारियों ने महत्वपूर्ण मुद्दों से निपटने के लिए अपने अपने विचार लिखे हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोक सेवक प्रशासन की रीढ़ होते हैं और देश में सरकार की नीतियों को लागू करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसीलिए सिविल सेवकों की कानून और संविधान के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सिविल सेवाएं शासन का आधार हैं और भारत का शासन मॉडल पारदर्शिता, जवाबदेही, नवाचार और उद्यमिता का केंद्र है, जिसकी पूरी दुनिया अभिलाषा रखती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में उपराष्ट्रपति निवास पर सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉन्फ्रेंस हॉल में रिफ्लेक्शंस ऑन इंडियाज पब्लिक पॉलिसीज किताब का विमोचन किया। ये किताब 1984 बैच के 10 IAS अधिकारियों द्वारा लिखी गई है। कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा कि रिटायर्ड सिविल सेवकों को हमेशा ही राष्ट्र को सर्वोपरि रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिविल सेवकों को पक्षपातपूर्ण रवैये से बचना चाहिए। Civil servants, they are the backbone of governance. They play a fundamental role in implementation of government policies. I have always held the belief that delivery mechanism of our civil servants is unparalleled in the world unless they are made to drag their feet on account of political agitations. I can assure you for last few years, the political tentative hesitation approach is no longer in existence. And this has resulted in incremental contribution of the bureaucracy to the growth trajectory of this nation. उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोकतांत्रिक शासन की अपनी अलग चुनौतियां हैं। उन्होंने सिविल सेवकों से कानून और संविधान के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने का आह्वान किया। साथ ही कहा कि इस मामले में सभी अधिकारियों को प्रणालीगत व्यवस्था पर ध्यान देने की जरूरत है। Retired civil servants are formidable class, very formidable. Is eminently positioned to neutralize and antidote false and anti-national narrative from within and without, seeking to unjustifiably tainting and tarnishing our constitutional institutions and democratic values. Trust me, the role of retired civil servants in nation building is very significant. They are reservoir of talent, experience, and know what is best for the nation. They would always speak their mind by analyzing these false narratives from a position of strength, and they will do it out of conviction. कार्यक्रम के दौरान सिविल सेवा के सेवानिवृत्त और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय प्रदर्शनी 2023 का उद्घाटन किया। ये संग्रहालय भारत के अतीत से संबंधित उन ऐतिहासिक घटनाओं, व्यक्तित्वों, विचारों और उपलब्धियों को उजागर करने का व्यापक प्रयास है जिन्होंने भारत के निर्माण में योगदान दिया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री ने संबोधन में कहा कि गुलामी के कालखंड में जहां कई पांडुलिपियां और पुस्तकालय जला दिए गए, वहीं आज़ादी के बाद अपनी धरोहरों को संरक्षित करने के जो प्रयास होने चाहिए थे वो नहीं किए गए। बता दें कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 47वें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का जश्न मनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुलामी के सैकड़ों वर्षों के दौरान हमारी कई लिखित धरोहरें नष्ट हो गईं। उन्होंने कहा कि यह केवल भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया या यूं कहें कि पूरी मानव जाति का नुकसान था। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों में धरोहरों के प्रति जागरूकता की कमी ने इस संकट को और ज्यादा बढ़ा दिया। इसीलिए आजादी के अमृतकाल में भारत ने जिन 5 प्राणों की घोषणा की है, उनमें एक प्रमुख ये भी है कि अपनी विरासत पर गर्व होना चाहिए। गुलामी के सैकड़ों वर्षों के लंबे कालखंड ने भारत का एक नुकसान ये भी किया कि हमारी लिखित अलिखित बहुत सारी धरोहर नष्ट कर दी गई। कितनी ही पांडुलिपियां, कितने ही पुस्तकालय गुलामी के कालखंड में जला दिए गए, तबाह कर दिए गए। ये सिर्फ भारत का नुकसान नहीं हुआ है, ये पूरी दुनिया का, पूरी मानव जात का नुकसान हुआ है। लोगों में धरोहरों के प्रति जागरूकता की कमी ने इस क्षति को और ज्यादा बढ़ा दिया और इसलिए आजादी के अमृतकाल में भारत ने जिन 5 प्राणों की घोषणा की है, उनमें प्रमुख है अपनी विरासत पर गर्व। अमृत महोत्सव में हम भारत की धरोहरों को संरक्षित करने के साथ ही नया कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहे हैं। देश के इन प्रयासों में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास भी है और हजारों वर्षों की सांस्कृतिक विरासत भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय प्रदर्शनी के शुभंकर ग्राफिक नोवेल संग्रहालय में एक दिन, भारतीय संग्रहालयों की निर्देशिका, कर्तव्य पथ के पॉकेट मानचित्र और संग्रहालय कार्ड का भी विमोचन किया। बढ़ते अगली खबर की ओर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नागौर के मेड़ता सिटी में स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा की प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने भारत के आर्थिक विकास में कृषि के महत्व पर जोर दिया। साथ ही कहा कि विश्व में भारत की आर्थिक प्रगति का डंका किसानों की मेहनत का भी परिणाम है। उन्होंने कहा कि कृषि, ग्रामीण विकास और सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों का अधिकार है। उपराष्ट्रपति ने किसानों से कृषि और ग्रामीण विकास के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। साथ ही ग्रामीण युवाओं में बढ़ती नशाखोरी पर चिंता जताई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ग्रामीण किसान युवाओं में बढ़ती नशाखोरी पर चिंता जताई। साथ ही क्षणिक लाभ के लिए कानून के उल्लंघन की प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं होता। उन्होंने कहा कि कानून के साथ खिलवाड़ करना ग्रामीण किसान समुदाय को भी बदनाम करेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ये बात राजस्थान यात्रा के दौरान नागौर के मेड़ता सिटी में स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा की प्रतिमा के अनावरण के दौरान कही। कानून को हाथ में लेना खुद को बर्बाद तो करना ही है, अपने समाज को भी कलंकित करना है। हमारे नवयुवक जो पथभ्रष्ट हो गए हैं, चाहे नशे की लत हो, चाहे कहते हैं ना क्विक बक, जल्दी पैसा कमाना,
इकट्ठे होकर किसी को कुछ भी कह देना, आप बीमारी छोटी को नहीं। मेरी बात को ध्यान रखना, कोई कानून से ऊपर नहीं है। कानून का शिकंजा देर सवेर आपकी गर्दन तक पहुंचेगा। टाइम लग सकता है, पर कानून का दरवाजा आपको फेस करना पड़ेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत के आर्थिक विकास में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में भारत की आर्थिक तरक्की का डंका किसानों की मेहनत का भी परिणाम है। यह देश मूल रूप से किसानों का देश है। यदि अगर हमारी अर्थव्यवस्था का डंका दुनिया में बज रहा है, किसान के खून पसीने की वजह से बज रहा है। किसान बदल रहा है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरे को पीड़ा हुई, मेरे को परेशानी हुई जब किसी ने कह दिया कि 10 साल के ट्रैक्टर को सड़क से नहीं हटने देंगे। इसमें दो बड़ी बातें हैं। एक, कानून का उल्लंघन। किसान का बेटा, किसान जो इतनी तपस्या करता है, सबके लिए अन्न पैदा करता है, वो कानून के खिलाफ कैसे जा सकता है? पर उससे भी ज्यादा गंभीर बात, पीड़ा की बात, परेशानी की बात, कि मैं समय के साथ बदलांगा को नहीं, कि मैं नई चीज कुन लेंगा। अरे जो इजराइल में हो रहा है खेती में, हम उसे आगे जाना चाहेंगे। दुनिया के किसी भी कोने में खेती विकास में जो कुछ हो रहा है, पशुपालन में जो हो रहा है, हम उसे आगे जाएंगे। बढ़ते आगे, हरियाणा के करनाल में श्री कृष्ण कृपा प्रेरणा उत्सव श्री राधा जागरण का आयोजन किया गया। गीता मनीषी महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के सानिध्य में श्री कृष्ण कृपा जियो गीता परिवार की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि गीता मनीषियों ने अपना सारा जीवन गीता के लिए समर्पित किया, समाज में गीता के साथ जीने की राह दिखाई। इसी क्रम में गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज का भी बड़ा योगदान है। उन्होंने मानव कल्याण के लिए लाखों लोगों को प्रेरित किया और गीता के माध्यम से जीने और कर्म करने की सीख दी, जिससे हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करनाल में स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के जन्मोत्सव के अवसर पर भजन संध्या में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान भगवद गीता पर कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों और विशेषज्ञों ने सामाजिक विकास और सद्भाव के लिए गीता की प्रासंगिकता पर चर्चा की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज का समाज में बड़ा योगदान है। उन्होंने गीता के संदेश के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन किया, साथ ही मानव कल्याण के लिए लाखों लोगों को प्रेरित किया। मैं देख रहा हूं आज हरियाणा नहीं, देश के अलग अलग राज्यों के अंदर गीता मनीषी का जन्मदिन मानव सेवा के समर्पित के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने मानवता के जीवन जीने का संदेश दिया। उन्होंने मानव कल्याण के लिए लाखों लोगों को प्रेरित किया। आज देश के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर उनका जन्म उत्सव मानव कल्याण के लिए मनाया जा रहा है और हम सबको उन्होंने प्रेरित किया, दिशा दी गीता के माध्यम से जीने की। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, जीवन का वो दर्शन है जो व्यक्ति की हर समस्या का समाधान ढूंढता है। कार्यक्रम के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। सभी ने समाज में शांति और सद्भाव का संदेश देने के लिए कार्यक्रम के दूरगामी प्रभाव पड़ने की
उम्मीद जताई। बढ़ते आगे, पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम के स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। सभी ने प्रदेश में जैविक खेती और स्वच्छता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को प्रेरणादायी बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट के जरिए अपने संदेश में सिक्किम के स्थापना दिवस पर बधाई देते हुए कहा कि सिक्किम आधुनिकता और अनूठी परंपराओं का मिश्रण प्रस्तुत करता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ट्वीट के जरिए संदेश में कहा कि खूबसूरत पहाड़ों और समृद्ध जैव विविधता का घर सिक्किम अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता का क्षेत्र है। सतत विकास, जैविक खेती और स्वच्छता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता वास्तव में प्रेरणादायक है। ट्वीट के जरिए अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि असाधारण प्राकृतिक सुंदरता और मेहनती लोगों से संपन्न यह अद्भुत राज्य है। प्रदेश ने विभिन्न क्षेत्रों में विशेषकर जैविक खेती में काफी प्रगति की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संदेश में कहा कि समृद्ध संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता की भूमि सिक्किम आने वाले वर्षों में फलता फूलता रहे, यही कामना है। बढ़ते अगली खबर की ओर। राज्यसभा के उद्घाटन सत्र की वर्षगांठ के अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ट्वीट किया। ट्वीट के जरिए उपराष्ट्रपति ने कहा कि राज्यसभा का उद्घाटन सत्र भारत के संघवाद का सच्चा प्रतीक रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने उच्च सदन के सदस्यों से आग्रह किया कि वे हमारे देश के बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए सार्थक संवाद, बहस, चर्चा और विचार विमर्श में शामिल हों। बता दें कि 13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। 71 वर्ष पूरे होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी अपने ट्वीट के जरिए संदेश में कहा कि 13 मई 1952 को लोकसभा की पहली बैठक हुई थी। बीते सालों में हमारे महान नेताओं की भावनाओं के अनुरूप सदस्यों ने संविधान को सर्वोपरि रखकर सदन को जनता की आशाओं, अपेक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बनाया। इस गौरवशाली सदन के माध्यम से लोकतंत्र की स्वर्णिम यात्रा अनवरत जारी रहे, यही कामना है। बढ़ते आगे, लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। समय समय पर इन संसदीय समितियों की बैठक होती है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं। तो आइए जान लेते हैं इस सप्ताह लोकसभा में किन किन संसदीय समितियों की बैठक हुई। लोकसभा में संसदीय समितियों की बैठकों पर नजर डालें तो 15 मई 2023 को लोक लेखा समिति की बैठक हुई। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी संबंधी समिति की बैठक भी 15 मई 2023 को ही संपन्न हुई। 16 मई 2023 को वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पर संयुक्त समिति की बैठक संपन्न हुई। 16 मई को ही सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की बैठक हुई। 17 मई 2023 को वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पर संयुक्त समिति की बैठक संपन्न हुई। 18 मई 2023 को विशेषाधिकार समिति की बैठक संपन्न हुई। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, आप इस कार्यक्रम को संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे लोकतंत्र और संसद से जुड़ी अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।